ये जो ब्लैक डॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल में ऐसे स्टार्स हैं जिनके चारों तरफ किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर के होने की आशंका जताई जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रही है CNN, NBC, लाइव साइंस और ऐसी कई बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जहां कुछ दिन पहले तक सभी अलग अलग फोरम्स में इस एलियन मेगा स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन को इम्पॉसिबल और डम्ब कहा जा रहा था, वहीं अचानक से इस खबर का आना कुछ एब्रप्ट नहीं हो गया। इस एलियन मेगा स्ट्रक्चर का नाम डायसन स्फीयर रखा गया है, पर आखिर क्या होता है ये डायसन स्फीयर? इनकी खोज कहां और कैसे की गई? किस चीज ने वैज्ञानिकों को इन ऑब्जेक्ट्स को डायसन स्फीयर मानने पर कन्विंस किया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सच में डायसन स्फीयर्स है या इनकी सच्चाई कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इस पूरे किस्से को जानने से पहले जल्दी से समझते हैं कि डायसन स्फीयर आखिर होता क्या है। तो साल 1960 में ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन द्वारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, टाइटल्ड सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसमें उन्होंने एक ऐसा शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था जो स्टार के चारों तरफ उसे कवर करके उसकी एनर्जी को हार्नेस करता है और फिर वो एनर्जी डायरेक्टली उसके होम प्लैनेट पर ट्रांसफर करता है। नाउ बेसिकली इस स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस होती है उस कंडीशन में जब किसी सिविलाइजेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज की जनरेटिव कैपेबिलिटी से ऊपर चली जाए। अब हमारा जो सूरज या किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम का होस्ट स्टार होता है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन लिमिटेशंस ये है कि इस एनर्जी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे प्लैनेट द्वारा रिसीव किया जाता है और बाकी एनर्जी वो स्टार अपने चारों तरफ भेज देता है, जिसे हम हार्नेस नहीं कर पाते और इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब चारों तरफ रिलीज होने वाली यही एनर्जी बर्बाद ना हो, इसके लिए फ्रीमन डायसन ने स्टार के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया हाइपोथाइज किया और इसी को कहते हैं डायसन स्फीयर। अब दोस्तों, डायसन स्फीयर को इम्पॉसिबल और डम्ब कहने का भी एक रीजन है जिसे प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, हमारे सूरज का डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां आसानी से फिट हो सकती है। और इन सारी चीजों को जानने के बाद अगर हम एक ऐसी सेफ डिस्टेंस पे डायसन स्फीयर बनाने की सोचे भी, जिस डिस्टेंस पे वो डायसन स्फीयर रेडिएशन और एक्सट्रीम हीट की वजह से खराब ना हो, तो भी ऐसे डायसन स्फीयर का इनर सरफेस एरिया मतलब इंटीरियर का सरफेस एरिया धरती से करीब 60 करोड़ गुना ज्यादा होगा। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम एड़ी चोटी का जोर भी लगा देना तो भी धरती पे इतना मटेरियल है ही नहीं कि डायसन स्फीयर को बनाया जा सके। अब पृथ्वी पे इतना मटेरियल नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें या फिर किसी और सिविलाइजेशन को डायसन स्फीयर बनाने के लिए पहले दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज को हार्नेस करने के कैपेबल होना पड़ेगा और फिर हम इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे जिस वजह से इस लेवल की टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन को कार्डासेव स्केल पे टाइप 2 का रैंक किया जाता है। नाउ सिंस अभी तक इस ब्रह्मांड में कोई भी एलियन स्पीसीज ही नहीं पाई गई है, इसीलिए किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का होना तो इम्पॉसिबिलिटी में गिना जाना स्वाभाविक ही था। मगर रिसेंटली 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। पहला पेपर आर्काइव में गैब्रियल कॉन्ट्राडो और डेविड हॉक द्वारा 27 मार्च को पब्लिश किया गया, टाइटल्ड ए डेटा ड्रिवन सर्च फॉर मिड इंफ्रारेड एक्सेसेस अमंग 5 मिलियन मेन सीक्वेंस FGK स्टार्स। और दूसरा पेपर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में मैटियास सुआजो, फैबियन लुंडेन सैमेट और 2 भारतीयों और उनकी टीम द्वारा 6 मई 2024 के दिन पब्लिश किया गया, टाइटल्ड प्रोजेक्ट हेफाइस्टॉस 2 डायसन स्फीयर कैंडिडेट्स फ्रॉम गाया DR3 टू मास एंड वाइज। और सारी फसाद की शुरुआत ना दोस्तों यहीं से हुई। देखो, सभी स्टार्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्केल और अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस को एमिट करता है, जो होती है मेजरली 4 तरह की: रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स और गामा रेज। अब बात क्या हुई ना कि प्रोजेक्ट हेफाइस्टॉस की साइंटिस्ट, जिनका बेसिकली काम ही है एक्सोप्लैनेट्स और एक्सो स्टार्स में इररेगुलरिटीज को स्टडी करना और उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जोड़ना, उन्होंने और अन्य रिसर्चर्स ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया सैटेलाइट 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे और वाइड फील्ड सर्वे इंफ्रारेड एक्सप्लोरर एज नोन एज वाइज के द्वारा 6500 लाइट ईयर्स के रेडियस में मौजूद करीब 5 मिलियन स्टार्स को एग्जामिन किया एंड दे फाउंड ए वेरी स्ट्रेंज इररेगुलरिटी।
बेसिकली उन्होंने इन स्टार्स की वेवलेंथ में IEE फाइंड आउट करने की कोशिश की। IEE का मतलब होता है इंफ्रारेड एक्सेस एमिशन, और इसका एलियन सिविलाइजेशन से क्या संबंध है आइए पहले इसे समझते हैं। देखो, स्टार्स बहुत ही एक्सट्रीम हीट स्पेस में रिलीज करता है, जिस वजह से इनका एनर्जी सिग्नेचर्स या हीट सिग्नेचर्स मोस्टली अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ही पाया जाता है। और अगर किसी भी स्टार में यूवी रेस से ज्यादा किसी और रेस की वेवलेंथ मेजॉरिटी में हो तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ चीज अलग है जो उसे नॉर्मल स्टार से डिफरेंट बना रही है। अब यहाँ पर इंफ्रारेड रेज ही क्यों, इसका भी एक रीजन है। देखो, बेसिकली अगर किसी भी स्टार के चारों तरफ किसी डायसन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया गया तो सारी की सारी एक्सट्रीम हीट डायसन स्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, जिससे वो स्फीयर बहुत ज्यादा हीट अप तो हो जाएगा एंड इवेंचुअली वो हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में डायसन स्फीयर से एमिट होगी। और बस यही है पूरा मामला एक लाइन में। अब देखो, रिसर्चर्स को इस बड़े से डेटा में करीब 60, जी हाँ दोस्तों, 7 नहीं बल्कि 60 स्टार्स ऐसे मिले जो अपनी कैपेबिलिटी और साइंटिफिक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन से 60 गुना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहे थे। अब डबल या क्वाड्रुपल होता तो फिर भी माना जा सकता था, पर यहाँ तो सीधा 60 गुना ज्यादा रीडिंग्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन 2 केसेस। केस 1, या तो ये कोई स्टार नहीं है, या स्टार है भी तो किसी ऐसी क्लास या टाइप का है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, ना ही थियराइज किया है। और केस 2, इन स्टार्स के चारों तरफ कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो इतनी एक्सेसिव इंफ्रारेड रेडिएशन का कारण बन रहा है। अब दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा लॉजिकल है। नाउ ऑब्वियसली केस A, लेकिन इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सुन के आपका या मेजॉरिटी ऑडियंस का इंटरेस्ट इग्नाइट होगा? 110% केस 2 एंड दैट्स इट। देखो, न्यूज एजेंसीज तो चलती ही है लोगों के इंटरेस्ट को इग्नाइट करके एंगेजमेंट पाने के लिए, और यही कारण रहा है कि सब ने किसी दूसरी पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया और बिना किसी एक्सपर्ट कंफर्मेशन के सब ने ऑलरेडी ये अज्यूम कर लिया कि ये स्टार्स डायसन स्फीयर ही होंगे, और ये खबर एक सनसनी बन गई। हालांकि देखो, प्रैक्टिकलिटी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, कई बार सबसे इलॉजिकल और आउट ऑफ सिलेबस रीजन ही स्पेस में रियलिटी बनकर सामने आती है। तो क्या इस चीज को फिगर आउट करने का कोई तरीका नहीं है कि इन स्टार्स में सच में कोई डायसन स्फीयर है या नहीं? वेल, है, और ये कोई इतना मुश्किल भी बात नहीं है। देखो, लकीली इन 60 स्टार्स में करीब 7 स्टार्स हमारी पृथ्वी के 1000 लाइट ईयर्स के रेडियस में मौजूद है, जो डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा, मगर जिस स्पीड से हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स एडवांस कर चुके हैं उस हिसाब से इन एडवांस स्पेस टेलीस्कोप जैसे कि JWST से एग्जामिन करना कोई कठिन बात नहीं होगा, और हमें इनके बारे में और क्लियर कट डिटेल्स मिल जाएंगी। हालांकि एक चीज यहाँ पर और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये जो 7 स्टार्स डायसन स्फीयर के लिए कैंडिडेट्स बनकर सामने आए हैं ना, ये सारे के सारे M क्लास ड्वार्फ स्टार्स है जो सूरज से काफी छोटे और डिमर होते हैं। सो दिस कुड आल्सो टर्न आउट टू बी ए लिंक बिटवीन कनेक्शंस। अब किसी डायसन स्फीयर के अलावा ऐसी 2 और पॉसिबिलिटीज है जो इस तरह के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, जिनमें से पहली है इन स्टार्स के आसपास नेब्युला का होना। देखो, नेब्युला पहले भी कई बार स्पेस ऑब्जर्वेशंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर चुके हैं और इतिहास में कई बार गलत रीडिंग्स का कारण भी बने हैं। एंड सिंस वी ऑल नो कि स्पेस में नेब्युला का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम चांसेस, इवन डायसन स्फीयर से भी ज्यादा चांसेस इस रीडिंग के पीछे किसी नेब्युला का भी हो सकता है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने इस बात को भी सामने रखा है कि जब 2 एक्सोप्लैनेट्स कोलाइड करते हैं ना, तो उनके द्वारा रिलीज होने वाली बड़े बड़े रॉक्स और डस्ट के क्लाउड्स भी कई बार ऐसे सिमिलर हीट सिग्नेचर्स रिलीज करते पाए गए हैं जैसा कि इन स्टार्स के आसपास देखा गया है। अब इस मामले की हकीकत क्या है, इसके लिए एटलीस्ट हमें तब तक का इंतजार करना ही होगा जब तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस रीजन को ऑब्जर्व करते हुए एक क्लियर कट डेटा ना साझा कर दे, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के यहाँ लुकआउट करने के बाद ही हमें यह पता चल पाएगा कि यहाँ नेब्युला या डिब्रीज है या नहीं। अब अगर इस जगह पर बड़ी मात्रा में नेब्युला पाया गया तब तो कोई भी किस्सा ही नहीं है, लेकिन अगर बात कुछ और निकली तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। लेकिन अब तक आपके हिसाब से यहाँ पर कोई डायसन स्फीयर है या फिर किसी नेब्युला या डिब्रीज डिस्क की वजह से ये सीन क्रिएट हो रहा है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ही मिस्टीरियस वाइब्रेशंस आ रहे हैं
और ये वाइब्रेशन कोई साउंड वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि ये है ग्रेविटेशनल वाइब्रेशन। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये ब्रह्मांड में चारों तरफ से आ रहे हैं और हर एक सेकंड में हमारे अंदर से गुजर रहे हैं, जो हमारे एटम्स तक को हिलाकर रख देते हैं। पर आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, इसे जानने के लिए यहाँ पर टैप करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।